अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी फरार। आरोपियों से 3 आयशर वाहन व ब्रेजा कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 4 आरोपियों की गिरफ्तार करने में उज्जैन पुलिस ने सफलता हासिल की है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए पीछे कुछ समय से अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस को एक सफलता हासिल भी हुई है। थाना प्रभारी थाना नीलगंगा विवेक कनोडिया एवं थाना प्रभारी थाना बड़नगर अशोक कुमार पाटीदार की टीम द्वारा मुखबिर तंत्र एवं सीसीटीवी कैमरे तथा तकनीकी संस्थानों का दक्ष तरीके से उपयोग कर गुजरात के अहमदाबाद एवं गांधीनगर तथा सुरेंद्रनगर, गुजरात से थाना बड़नगर, उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य जिलों रतलाम एवं झाबुआ से चोरी किए गए 3 आयशर ट्रक सहित आरोपियों के द्वारा घटना में प्रयुक्त मारुति ब्रेजा कार एवं उनके 2 मोबाइल फोन जब्त करने के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी फरार है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और चोरी का खुलासा होने की उम्मीद है। इन आरोपियों की खास बात यह है कि ये आयशर वाहनों को ही चोरी का निशाना बनाते हैं। आज 3 आयशर ट्रक हम लोगों ने बरामद किए और एक ब्रेजा वाहन, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये शातिर चोर हैं, इनकी एक्सपर्टीज आयशर वाहन को चोरी करने में है। बड़नगर, पेटलावाद, आइए रतलाम, वहाँ से इन्होंने 3 आयशर वाहन चोरी किए थे अभी कुछ दिनों पहले। तीनों को बरामद कर लिया गया। अभी हम इनका रिमांड ले रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने कई इस तरह की गाड़ियाँ अन्य जिले और अन्य प्रदेशों से भी चोरी की होंगे। ये पुराने रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। पिछले हमने इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकाला है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई जिलों में इनके अपराध पूर्व से दर्ज हैं। ई-रिक्शा वाहन चालक विभिन्न मार्गों को लेकर पिछले 1 माह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका आज पुलिस प्रशासन आरटीओ से बातचीत के बाद समापन हो गया है। ई-रिक्शा वाहन चालक वाहनों के रूट और वाहनों के संचालन के समय को लेकर सहमत नहीं थे, लेकिन आज ई-रिक्शा चालकों के साथ एसपी प्रदीप शर्मा और आरटीओ संतोष मालवी ने चर्चा कर उन्हें शहर की व्यवस्था के साथ ही उज्जैन आने वाले भक्तों को ई-रिक्शा वाहन से ही परेशानी से अवगत कराया गया। साथ ही स्पष्ट किया गया कि शहर की व्यवस्था को लेकर ई-रिक्शा के रूट तय करना अनिवार्य है। साथ ही 3 माह में रूटों में बदलाव किए जाएंगे, जिससे सभी ई-रिक्शा वाहन चालकों को आय समान रूप से हो सकेंगे। वहीं ई-रिक्शा वाहन चालक भी इस पर सहमत हो गए हैं। पुलिस प्रशासन ने यातायात के नियम शर्तों का पालन करने की बात कही, नहीं तो कार्यवाही होगी। वहीं आरटीओ ने 10 दिन के भीतर वाहनों से संबंधित कागजात आरटीओ कार्यालय पर जमा कराने की बात कही, जिससे सभी वाहनों के रूट जल्द तय किए जा सके। इधर असंगठित ई-रिक्शा परिचालक संघ अध्यक्ष बल्लू सिंह ठाकुर और किशन सिंह शेखावत भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस प्रशासन और आरटीओ से वाहनों के जोन और रूट को लेकर चर्चा हो गई है। साथ ही सभी ई-रिक्शा वाहन चालकों ने भी सहमति जता दी है। पुलिस प्रशासन ने ई-रिक्शा वाहन के स्टैंड शीघ्र उपलब्ध कराने की बात कही है। दोनों यूनिजन के माध्यम से वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस प्रशासन और आरटीओ ने हमारी परेशानियों को देखते हुए कई मार्गों पर सहमति जताई है। इन सभी मार्गों का एक ज्ञापन आरटीओ को सौंपा है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने जितने भी रिक्शा जब्त किए थे वह छोड़ दिए हैं। भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज कार्तिक मेला ग्राउंड में अपना प्रदर्शन रखा गया था। प्रदर्शन के साथ में रैली का भी आह्वान किया गया था, जिसके अंदर पर्यावरण बचाने को लेकर और ई रिक्शा हमारे चालकों को जो समस्याएं आती है उनको लेकर हमने रैली निकालने का और एक दिन ई रिक्शा बंद करने का आह्वान किया था, जो कि हमारा सफल रहा। और प्रशासक महोदय से भी वहाँ पे भी हमारी बात हुई थी, वहाँ पे भी प्रशासक महोदय आ गए थे और यहाँ पे भी अभी एसपी साहब से और आरटीओ कमिश्नर साहब से हमारी बातचीत हुई है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हमारी समस्या का समाधान वो जल्द से जल्द वो कर देंगे। हमने जो प्रदर्शन करा था पर्यावरण को लेकर, जलवायु को लेकर और हमारा ई रिक्शा की मांगे जो कि हमारे को कलेक्टर महोदय जी एसपी साहब तक पहुँचाना थी, उसके विषय में हम वहाँ पर आए भी सही और हमने जो तय किया है उनकी भी सब बातें सुनकर, तो उन्होंने 10 दिन के लिए हमने उनसे मोहलत मांगी है कि सब थोड़े थोड़े करके व्यक्ति जाएंगे और परमिट लेंगे। और 10-10 घंटे का समय हमने गाड़ी चलाने के लिए उनसे लिया है। उन्होंने बोला थोड़ी दिन तक आप हमने जो प्लानिंग करी है शहर में व्यवस्था बनाने की, उसमें हमारा साथ दीजिए। तो हम उनको साथ देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि कुछ ऑटो वगैरह, मैजिक वगैरह भी अवैध रूप से संचालित होते हैं, बिना परमिट के होते हैं, रूट से हटकर चलते हैं। तो उनका कहना भी सही था। हालांकि हम लोग यदा कदा जो है समय निकाल करके मैजिक वगैरह पे भी कार्रवाई करते हैं और अन्य जितने भी यात्री वाहन हैं उन पे कार्रवाइयाँ की जाती रही लगातार, आपने देखा होगा।
पिछले साल भी लगभग हमने 2 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना ऑटो से जमा करवाया था शासन हित में। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे संज्ञान में आती है, ट्रैफिक के संज्ञान में आती है, तो निश्चित ही हम उनमें मैजिकों पर और ऑटो पे कार्रवाई करेंगे। और जो उनको रूट हम लोगों ने आवंटित किए हैं, उसमें प्राइम रूट हमारा जो महाकाल क्षेत्र का रूट है, जिसमें 7 अन्य रूट हम लोगों ने निर्माण किए हैं, उन रूटों पर वो चलाने के लिए तैयार हैं। बस उनको कुछ समय चाहिए था। और जो अभी बीच में लगातार 4-5 दिनों से हमने कार्रवाई करके कुछ ऑटो रिक्शाओं पर कार्रवाई की थी और थानों में जो जब्त किए थे, वो चाहते हैं कि इनको तत्काल छोड़ दिया जाए और हम लोगों ने सहमति बना ली है, उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन आने वाले 10 दिनों में जो है उनके संगठन के माध्यम से अथवा ई रिक्शा चालक जो भी रहेंगे, वो परिवहन कार्यालय में जो है आवेदन प्रस्तुत करके अपने आवंटन पत्र परमिट प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात जो लोग मनमानी करेंगे, नहीं चाहेंगे, तो फिर उन पर कार्रवाई करना पड़ेगा। भैरवगढ़ जेल के समीप खुली जेल बन गई है और इसकी शुरुआत शीघ्र होने वाली है। बड़ी बात यह है कि जिन कैदियों के अच्छे आचरण हैं, वे परिवार के साथ यहां रह सकेंगे। और जब इतनी अधिक सुविधा सजा काटते हुए मिलना है, तो यहां रहने वाले कैदियों के प्रस्ताव भी आने शुरू हो गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश से कैदियों ने खुली जेल में रहने की इच्छा जताई है। उल्लेखनीय है कि जेल प्रशासन द्वारा उज्जैन में खुली जेल बनाई गई है। निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी की पीआईयू विंग द्वारा इसमें 20 आई टाइप क्वार्टर बनाए गए हैं, जिसमें कैदी अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। पीआईयू के कार्यपालन अभियंता जतिन सिंह और एसडीओपी संजय गुप्ता के नेतृत्व में ठेकेदार फर्म संजय सिंह राठौर ने रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण किया है और इसकी लागत करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए आई है। इसमें रहने के लिए उज्जैन सहित प्रदेश की अन्य जेलों में बंद कैदी रुचि दिखा रहे हैं। जेल अधीक्षक मनोज साहू के अनुसार कि खुली जेल में कैदियों को शिफ्ट करने की तारीख और नाम जेल मुख्यालय द्वारा तय किया जाएगा। इसका केवल उन्हीं कैदियों को लाभ मिलेगा जिस कैदी की 2/3 सजा पूरी हो चुकी है। जेल में कैदी का व्यवहार बेहतर हो, कैदी का अपराध गंभीर श्रेणी का ना हो, कैदी के साथ उसका परिवार भी रहने का इच्छुक हो, तभी वह खुली जेल में रहने का पात्र होगा। इसके अलावा प्रत्येक कैदी को अपने परिवार का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। इसके लिए सुबह वह जेल से जा सकेगा, परंतु शाम को रोजाना वापस लौट कर आना होगा। यह तब तक चलेगा जब तक कि उसकी बची हुई सजा पूरी नहीं हो जाती। वहां चाहे तो अपने परिवार के साथ बाहर भी जा सकते हैं। इसके लिए पैरोल भी दी जाएगी। प्रतिबंधित अपराध वालों को और जिन्हें पैरोल की पात्रता नहीं है, वह यहाँ रहने के लिए अपात्र होंगे। केंद्रीय जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि गत दिवस केंद्रीय जेल उज्जैन का आकस्मिक निरीक्षण जेल महानिदेशक गोविंद प्रताप सिंह ने किया। भ्रमण के दौरान नवनिर्मित नवजीवन आश्रम खुली जेल का निरीक्षण किया गया। उज्जैन में खुली जेल का शीघ्र ही शुभारंभ होना है। बिल्कुल, खुली जेल उज्जैन में निर्मित हो रही है और लगभग 99% कंप्लीट हो चुकी है। और अगले 15-20 दिनों में जब भी ऊपर से डीजी महोदय, पीएस महोदय का होगा, उसका शुभारंभ हो जाएगा जी। और उसमें 20 बंदियों की कैपेसिटी है। उसमें 20 बंदी परिवार के साथ रह सकते हैं और एक दिन में अपने वो बाहर काम करके अपनी आजीविका का। ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लागू हुआ है, उसके क्या रिजल्ट रहे हैं सर? एक्चुअली कॉन्सेप्ट लगभग सभी सेंट्रल जेलों में शासन की योजना है कि खुली जेल हो तो बंदियों को सामाजिक जीवन, सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दुकानों से कांग्रेस नेता और पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने अवैध रूप से किराया वसूला, जिस पर पूर्व में खाराकुआं थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। वहीं वक्फ बोर्ड ने रियाज खान के खिलाफ व्यवस्था में मामले की जांच की गई तो पूर्व कमेटी अध्यक्ष रियाज खान पर 7 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली निकाली गई है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड पूर्व कमेटी के पदाधिकारियों को इस रकम के जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। मामला उज्जैन स्थित वक्फ दरगाह मदार गेट से जुड़ा है। यहां कार्यरत रही रियाज खान की अध्यक्षता वाली निवृत्तमान कमेटी ने बरसों व्यवस्था संभाली हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा कुछ समय पहले यहां कमेटी में बदलाव कर फैजान खान की अध्यक्षता में एक नई कमेटी गठित कर दी गई है। पुरानी और नई कमेटी के बीच लंबे समय तक विवाद भी चले हैं। नियुक्त पदभार और आय व्यय का ब्यौरा देने को लेकर कई अदालती मामले भी चले, जिसके बाद अब ताजा मामला मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा जारी किया गया है नोटिस।
प्रबंध कमेटी अध्यक्ष फैजान खान ने बताया कि पूर्व सदर रियाज खान द्वारा उक्त वक्फ भूमि पर वक्फ संपत्तियों के विकास की योजना के तहत 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग तथा 15 ऑफिस रूम एवं मैरिज हॉल का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में कर लिया है। इस कॉम्प्लेक्स की जानकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई और न ही किराएदारों से होने वाली आय का हिसाब मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को दिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि मदार गेट कॉम्प्लेक्स को निजी रूप से संचालित कर वर्षों तक रियाज खान द्वारा किराया लिया गया। वक्फ संपत्ति एवं उनकी आय का दुरुपयोग कपटपूर्वक प्रतिधारण करते हुए अनियमित तथा अपराधिकृत तथा अनुचित व्यय किया गया। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने सभी विषयों पर जांच कार्रवाई जिसमें अनियमितता पाई गई और रियाज खान के विरुद्ध 7 करोड़ की रिकवरी निकाली गई है। हालांकि पूर्व अध्यक्ष रियाज खान को जो समय अवधि दी गई थी वह पूर्ण हो गई है। वक्फ बोर्ड कमेटी निर्णय लेगी आगे की क्या कार्यवाही करना है। हालांकि पूर्व में रियाज खान के खिलाफ खाराकुआ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। देखिए, वक्फ मस्जिद एवं मजार उज्जैन में 45,000 स्क्वायर फीट पर एक वक्फ की बड़ी संपत्ति है, जिसमें कुल 115 दुकानें, 16 ऑफिसेज और मस्जिद, मजार और मैरिज हॉल स्थित है। यहाँ के पूर्व सदर रियाज खान द्वारा कई अनियमितताएं वहाँ पर पाई गई थी। उन अनियमितताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा उस संपत्ति के भौतिक सत्यापन, लेखा जोखा और अन्य जांचों के लिए वहाँ जांच कमेटी बनाई गई थी और जांच में ये पाया गया कि कुल 7 करोड़ 11 लाख का गबन पूर्व सदर रियाज खान द्वारा वहाँ पर किया गया है। 115 दुकानें वहाँ पर अभी भौतिक रूप से मौजूद हुए, पर रियाज खान द्वारा वक्फ बोर्ड में सिर्फ 15 दुकान उसको दर्शाई गई है। मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल का कोई रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में नहीं है, उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। 16 ऑफिसर्स की जानकारी नहीं दी गई, 2 स्कूलों की जानकारी नहीं दी गई। तो इस पूरी वक्फ की संपत्ति को वो अपने निजी लाभ के लिए और निजी रूप से उस संपत्ति को इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें वक्फ बोर्ड के जो जांच अधिकारी हमारे हैं वो सब ये सब चीज़ें उस जांच में आई हैं और कुल मिलाकर 7 करोड़ 11 लाख का गबन रियाज खान द्वारा किया गया है और उनको अंतिम स्मरण नोटिस वक्फ बोर्ड द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही जारी किया गया है। उज्जैन में नमामि गंगे अभियान अंतर्गत 5 जून से 15 जून तक जल संरचनाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान अंतर्गत नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा शनिवार को रामघाट क्षेत्र में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रमदान कार्यक्रम अंतर्गत उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश चटवाल, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय गुप्ता, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, निगम आयुक्त आशीष पाठक द्वारा शिप्रा नदी के घाटों पर फिसलन न हो इसके लिए ब्रश के द्वारा सीढ़ियों की घिसाई करते हुए घाट की धुलाई का कार्य किया जाकर सफाई की गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने, नदियों की पवित्रता बनाए रखने, गंदगी न करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री संजय अग्रवाल, मुकेश यादव, MIC सदस्य शिवेंद्र तिवारी, प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, कार्यपालन यांत्रिकी NK भास्कर, पीयूष भार्गव, घाट पर उपस्थित पंडित पुजारियों एवं निगम अधिकारियों द्वारा भी घाटों की सफाई की जाकर श्रमदान किया गया। यह कार्यक्रम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सारे प्रदेश में प्रारंभ किया है और इसके जो जन जागृति करने का जो हमारा उद्देश्य है इसको लेकर के सारा कार्यक्रम है। उज्जैनवासी यह शपथ लेते हैं कि हम सार्वजनिक धार्मिक या व्यक्तिगत क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। शिप्रा शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का यह अभिनव कार्यक्रम और जिससे वो आज ही मुख्यमंत्री बने इसलिए नहीं, कम से कम 25 से 30 वर्षों तक इस अभियान में सतत संलग्न ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज आयोजित पूरे प्रदेश में कार्यक्रम 5 तारीख से 16 तारीख तक चल रहा है।
ग्यारह अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। इसके बाद से यहां भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। इस बीच 28 मई 2023 की शाम आंधी के चलते महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषि की 6 मूर्तियां गिर गई। इसके बाद मूर्तियों की मजबूती को लेकर सवाल खड़े किए गए। इन्हें उठाने के लिए क्रेन की मदद ली गई थी। विक्रमादित्य शोधपीठ हरिफाटक स्थित उज्जैन हाट बाजार में महाकाल लोक के लिए सप्तऋषि की 7 मूर्तियों का निर्माण करवा रहा है। यहाँ ओडिशा के 10 कलाकार दिन रात मेहनत कर मूर्तियों को आकार दे रहे हैं। सप्तऋषि की मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाई जा रही है। हालांकि राजस्थान से पत्थर आने में देरी के कारण सप्तऋषियों की मूर्ति बनने में भी देरी हो रही है। ओडिशा के कलाकार बताते हैं कि 2 अलग-अलग हिस्से में टीम काम कर रही है। पहली टीम सप्तऋषि की मूर्तियों को उकेर रही है, तो वहीं दूसरी टीम मूर्तियों को रखने के लिए आधार बनाने का कार्य कर रही है। विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्री राम तिवारी ने बताया कि 5 जनवरी 2024 को विक्रम महोत्सव को लेकर हुई बैठक में सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि मूर्ति कला की कार्यशाला होना चाहिए, जिससे मालवा के लोग मूर्ति कला को रोजगार के रूप में अपना सकते हैं। सीएम ने कहा कि महाकाल लोक की फाइबर की मूर्तियां भविष्य में खराब हो जाएगी। इन मूर्तियों को चौराहा या अन्य जगह स्थापित करेंगे। शुरुआत में इन मूर्तियों को विक्रम शोध पीठ परिसर और कीर्ति मंदिर में स्थापित किया जाएगा। श्री राम तिवारी ने बताया कि आगामी सिंहस्थ कुंभ से पहले सभी मूर्तियों को बदला जाएगा। फिलहाल ओडिशा के कलाकार इन्हें बना रहे हैं। भविष्य में अन्य शहरों के कलाकार भी मूर्तियों को बनाने के लिए उज्जैन के हाट बाजार पहुंचेंगे। 15 फीट ऊंची एक मूर्ति की लागत करीब 20 से 25 लाख रुपए के बीच आएगी। सभी मूर्तियों को भारतीय मूर्तिकला का विधान की तरह बनाया जाएगा। जितनी जरूरत होगी उतनी मूर्तियां बनाई जाएगी। सीएम के निर्देश पर काम हो रहा है। इस कार्यशाला में उड़ीसा के बहुत सारे जो कलाकार हैं, मूर्ति शिल्पी हैं, वो आकर काम कर रहे हैं। प्रथमतः सप्तर्षियों और महादेव की मूर्ति का निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही अपने पूर्ण रूप में आ जाएगा। इसके अलावा और भी मूर्तियों का निर्माण होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश रहे हैं और निर्णय रहा है कि उज्जैन में जो विरासत मूर्तिकला की रही है, मूर्ति शिल्प निर्माण की रही है, उसे फिर से विकसित करने का हमारा इरादा है। तो न केवल पाषाण की मूर्तियों का काम यहाँ होगा, बल्कि धातु शिल्प है, फाइबर है, मिट्टी है, टेराकोटा है, और भी जो मूर्तियों के विविध फॉर्मेट हैं उनमें भी यहाँ काम किया जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वार्षिक जीव जीवन रक्षक भंडारा कार्यक्रम में वक्त गुरु बाबा उमाकांत महाराज जी ने बताया कि जो सदगुरु का हाथ पकड़ लेता है, गुरु को नहीं छोड़ता है, गुरु को मस्तक पर संवार कर रखता है, उसकी मदद तुरंत होती है। उन्होंने कहा, जय गुरुदेव वक्त का नाम है। यमदूतों की मार से बचाने वाला कोई ना कोई समर्थ गुरु बनाना चाहिए। जय गुरुदेव नाम रट लो, नहीं तो अंत समय में जल्दी याद नहीं आता है। मरने वाले के कान में 10 बार जय गुरुदेव नाम बोलने पर यमदूत हट जाएंगे। बहुतों ने परीक्षा लिया, आप ही ले सकते हैं। श्रद्धा प्रेम भाव के अनुसार जय गुरुदेव नाम बोलने पर होगी मदद। उन्होंने कहा, जिनके जिनके घरों में बीमारी, तकलीफ, टेंशन है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलने और परिवार वालों को बुलवाने लगोगे तो इन सभी चीजों में फायदा दिखाई पड़ने लगेगा। जय गुरुदेव नाम भी जो बोल देता है, नहीं भी नामदानी है या नाम नहीं लिया है, गुरु भी समर्थ नहीं पाया है, लेकिन जय गुरुदेव नाम ही आखिरी वक्त पर बोल देता है, वक्त पर उसकी मदद हो जाती है। क्योंकि वक्त का जीता जागता नाम है,
इसी में आपको मिल जाएंगे लोग जो बता देंगे कि मरने वाले के कान में हमने जय गुरुदेव कहा 10 बार, तो उसने आँखों साफ साफ बता दिया कि बाबा जय गुरुदेव आ गए। और यमराज के दूत जो हमको मार रहे थे, कूट रहे थे, जो परेशान कर रहे थे, वो हट गए और मैं अब उनके साथ जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने परीक्षा लिया और आप भी लेकर देख लो। जब हर तरह से आप निराश हो जाओ, सबको बुला लो, सबको याद कर लो, जितने भी आपके आराध्य हैं, जितने भी ताकत वाले लोग हैं, सबको आप याद कर लो। जब कोई विकल्प न हो जान माल इज्जत बचने का, तब आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना, याद करना उस प्रभु को, तो आपकी मदद होगी।